आज हमारा लेसन नंबर 13 है लाइफ इन द यूके टेस्ट कोर्स, जो कि हम स्टडी गाइड 2026 एडिशन से कर रहे हैं। और हमेशा की तरह ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बुक जो लेटेस्ट बुक है वो 2026 की वो ये है, और इसमें 8 चैप्टर्स हैं। ये 3 चैप्टर्स जो हैं उसका टेस्ट नहीं आता। चैप्टर्स 2, 3, 4, 5 और 6 ये टेस्ट में शामिल होते हैं। तो हम सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे पेज बाय पेज। और आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो भी अच्छी बात है। आपके पास वीडियोस हैं, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर लोग आजकल, आपको पता है कि हर तरह की चीज़ बनाते हैं जो कि मिसलीडिंग भी होती है, ज़्यादा लाइक्स के लिए, ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको, थम्स अप और वट एवर। तो उसमें और ज़्यादा झूठ बोल के कि जनाब पहली दफ़ा में टेस्ट पास कर लें, यूँ कर लें, वो कर लें। ये टेस्ट आपने देखा है कि ये सारा कंटेंट में इस बुक में से दिखा रहा हूँ आपको। हर पेज बाय पेज हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट इसमें से बनेगा। तो वैसे किसी को सब स्पार्क दिखाने का, धोखा देने का फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाकी लोगों को के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि उनको छोड़ के आप मेरा चैनल देखें। आप जो भी चैनल देखें, लेकिन ये याद रखें कि आपका टेस्ट इस किताब में से आएगा, और इस किताब का अंदर जो कंटेंट है वो ये है। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड होगा तो फिर आपका टेस्ट पास होगा, वरना कोई जादू नहीं है कि एकदम से पास हो जाए। ठीक है, तो आज हम पेज नंबर 33 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये ग्लोबल पावर का मतलब ये है कि अब हम वो तारीख के वो हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें यूके एक ग्लोबल पावर बनने के लिए जा रही है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की का मतलब होता है, ये हमारा टॉपिक है, द बिल ऑफ राइट्स। सो इस टाइम पे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की का मतलब हुआ कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा ताकत आ गई, और किंग भी साथ साथ, किंग और क्वीन भी रहे, और इस ज़माने में द बिल ऑफ राइट्स पास हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन था। At the coronation of William and Mary, a declaration of rights was read. Okay, this confirmed the right that the king would no longer be able to raise taxes and administer justice without agreement of the parliament. So ये जो पैराग्राफ है इसका ये मीनिंग है कि जब विलियम और मैरी किंग और क्वीन बने, उनकी कोरोनेशन हुई, ताजपोशी हुई, तो एक बिल ऑफ राइट्स पढ़ा गया या साइन किया गया। इसका मतलब ये होगा कि आज के बाद जो भी कानून बनेंगे या जो भी जस्टिस से रिलेटेड चीज़ होगी वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, किंग और क्वीन कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आप यूँ कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास बेपनाह ताकत आ गई। The balance of power between monarch and parliament had now permanently changed. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The Bill of Rights 1689 confirm that the rights of the parliament and limits the kings of power. So Bill of Rights जो है 1689 का, इसने पार्लियामेंट्स के राइट को ज़्यादा कर दिया और किंग की ताकत को कम कर दिया। ये बहुत बड़ी चेंज है, ये बहुत बड़ा पॉइंट था, इसको आपने याद रखना है। So Parliament took control of who could be the monarch and declared that the king or the queen must be a Protestant. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेनी है। पार्लियामेंट के पास जब ताकत आ गई सब कुछ करने की, सारे फैसले करने की, तो उन्होंने एक फैसला कर लिया कि आज के बाद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन किंग या क्वीन बनेगा, और जो भी किंग या क्वीन बनेगा वो प्रोटेस्टेंट होना चाहिए, नो मोर कैथोलिक्स। हो ये आज भी रेलेवेंट है। ठीक है, सो न्यू पार्लियामेंट हैड टू बी इलेक्टेड एट लीस्ट एवरी 3 years। और तब ये फैसला हुआ कि हर 3 साल के बाद नई पार्लियामेंट बनेगी ताकि नए लोग आए। लेटर दिस बिकेम 7 years एंड नाउ इट इज़ 5 years। बाद में ये 7 साल हुआ, फिर आज लेटेस्ट 5 years है, लेकिन तब की बात हम कहीं करें तो फिर 3 साल था। Every year the monarch had to ask. Okay, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास सिर्फ ये बात है जो हमने पढ़नी है। There were two main groups in parliament known as the Whigs and Tories. Okay, the modern conservative party is sometimes known as the Tories. Okay, this was the beginning of the party politics. Now, जब ये बिल ऑफ राइट्स हुआ, जब पार्लियामेंट के पास ज़्यादा ताकत आई, तो फिर बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि वो पार्लियामेंट के मेंबर बने ताकि उनकी भी कुछ से हो, उनकी भी बात मानी जा सके, या वो भी गवर्नमेंट में आए और अपना हिस्सा डालें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो फिर दो पार्टियां बन गई, जिनको बड़ी पार्टियां, एक विग्स थी, एक टोरीज थी।
सो टोरीज आज मॉडर्न कंजर्वेटिव पार्टी जो है इसको टोरीज भी कहते हैं, ये उसी की शेप है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दिस वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्री प्रेस, ओके। ये अब फ्रीडम का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम आ रही है, प्रेस को भी फ्री कर दिया गया। फ्रॉम 1695 न्यूज़पेपर वर अलाउड टू ऑपरेट without government license, increasing number of newspapers began to be published. फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये है कि इस 1695 1695 से पहले आप गवर्नमेंट से पूछ के जो भी करना था कि न्यूज़पेपर चलाना है, ये खबर चलानी है, चलाएं या नहीं। लेकिन फिर 1695 में ये हुआ, क्योंकि अब जाहिर है पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई है, वो कानून बना सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि आज के बाद कोई भी अगर किसी ने न्यूज़पेपर लॉन्च करना है, चलाना है, पब्लिश करना है, तो उसको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। उसके पास लाइसेंस पहले लाइसेंस होता था, अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे जब लाइसेंस ना हुआ तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर आ गए, ओके, फ्रीडम ऑफ थॉट हो गई। The laws passed after the Glorious Revolution are the beginning of what is called constitutional monarchy. ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसका हमने यहाँ पे ये ऊपर हमने पढ़ा था कि इसके बाद जो कानून बने वो सही मानों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का बिगिनिंग है, स्टार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिंपल मतलब ये है कि अब सही मानों में जाके पार्लियामेंट को ज़्यादा ताकत मिल रही है और किंग और क्वीन को कम ताकत मिल रही है, राइट। तो इसमें हमने अब जाके यहाँ से पढ़ना है। लेकिन एक प्रॉब्लम था, द नंबर ऑफ पीपल हु हैड द राइट टू वोट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वाज स्टिल वेरी स्मॉल। मैं इसको एक्सप्लेन करता। ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन वैल्यू वर एबल टू वोट, नो वुमेन हैड द वोट एट ऑल। अब चूंकि लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट यानी लोग अवाम फैसला कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए, पार्टी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अभी ज़्यादातर लोग वोट नहीं कर सकते थे। कानून के मुताबिक सिर्फ वो लोग वोट कर सकते थे जिनके पास एक ख़ास अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होती थी, ख़ास हद की प्रॉपर्टी, और औरतों को तो वोट इजाज़त ही नहीं थी। तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में इसका मतलब है कि सही मानों में अवाम के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो फॉर एग्जांपल ओनली दोज मैन, यानी सिर्फ वो मर्दों को इजाज़त थी जिनके पास प्रॉपर्टी थी। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि पार्लियामेंट ने कानून बना लिया कि जिनके पास लेट से 100 कनाल 100 एकड़ प्रॉपर्टी है, सिर्फ वो ही कर सकता। अब जिसके पास 90 एकड़ है या 99 एकड़ है, वो वोट नहीं कर सकता। तो इस वजह से वोटर्स की तादाद कम थी। Some constituencies were controlled by a single wealthy family. These were pocket boroughs. Other constituencies had any voters, they were known as rotten boroughs. So ये pocket boroughs और rotten boroughs का concept आपने समझना है। तो ये जो कानून था कि जिनके पास जागीर होगी सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, एक आदमी के पास 100 एकड़ है, वो वोट कर सकता है, वो उस इलाके का बड़ा जागीरदार है, वो बड़ा पावरफुल आदमी, तो वहां से तो उसी के खानदान का बंदा कोई एमपी बनेगा ना, तो गरीब गुरबा वहां से नहीं बन सकता। तो वो पूरे की पूरी बरो जो थी वो उसके जेब में थी, यानी कंट्रोल में थी, तो इस वजह से उसको पॉकेट बरो कहते थे। अच्छा, अब एक ऐसा इलाका है जिसमें किसी के पास भी 100 एकड़ ज़मीन है ही नहीं। 100 एकड़ तो मैंने अपनी आपको मिसाल देने के लिए कहा ना, सर्टेन अमाउंट प्रॉपर्टी। तो सबके पास, किसी के पास 90 एकड़ है, किसी के पास 95 एकड़ है, किसी के पास 70, तो वहां से तो कोई भी एमपी ना गया, वहां से तो कोई भी वोट ही नहीं कर सकता। तो वो फिर इसको रॉटन बरो कहते हैं, यानी उधर से फिर वोटिंग तो कुछ भी नहीं हुई ना। तो इस वजह से इस निज़ाम को सारे को सही करना था। तो वो बाद में हम पढ़ेंगे कैसे सही हुआ। अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब इसमें एक चीज़ ये हुई कि दिस वाज द टाइम मैनी पीपल लेफ्ट ब्रिटेन आयरलैंड टू सेटल इन न्यू कॉलोनीज इन अमेरिका और एल्सवेयर। दो बातें हुई, बहुत सारे लोग यहाँ से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में न्यू कॉलोनी अमेरिका, बाकी जहाँ पे यानी कि बरतानिया का राज था, वहाँ गए ताकि वहाँ पे जाके अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकें। ज़ाहिर है वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ से भी दूसरे दुनिया के इलाकों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। फॉर एग्जांपल द ज्यूज़, the first Jews to come to Britain since the Middle Ages settled in London in 1656. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सबसे पहले यहाँ ज्यूज़ आए वो लंदन में आके सेटल हुए और 1656 में आए।
इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यूज कब आए, कहाँ पे सेटल हुए, या 1656 में लंदन में आके कौन लोग सेटल हुए। Between 1680 and 1720, many refugees called Huguenots came from France. They were Protestant and had been persecuted for their religion. Okay. अब फ्रांस कैथोलिक कंट्री था, तो फ्रांस में जो लोग प्रोटेस्टेंट थे उनके ऊपर वहाँ बड़ा जुल्म होता था, मार धाड़ कुटाई कत्लो गारत सारा, तो वो लोग अपनी जान बचा के इंग्लैंड आ गए, क्योंकि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट कंट्री था। तो उन लोगों को ह्यूगनॉट्स कहते हैं, और वो 1680 और 1720 के दरमियान में यहाँ पे आए। ठीक है, सो ये वो लोग थे जो कि साइंटिस्ट थे, बैंकिंग में काम किया या वीविंग इंडस्ट्री में काम किया। The Act or Treaty of Union in Scotland। अब पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बार आप यहाँ पे किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुनेंगे। ठीक है, William and Mary's successor Queen Anne had no surviving children. This created uncertainty over succession in England। यानी कि विलियम और क्वीन एरी के बाद, मैरी के बाद जो क्वीन बनी क्वीन एन, उसका कोई बच्चा नहीं था। सर्वाइविंग चिल्ड्रन मीन बच्चे हुए लेकिन वो जिंदा ना रह सके। तो अब एक परेशानी पैदा हो गई कि अब क्वीन एन अगर मार दी तो फिर कौन किंग बनेगा या क्वीन बनेगा, क्योंकि कोई उसका है ही नहीं है, रिश्तेदार है ही नहीं है। तो फिर ये एक सीरियस इशू बन गया। तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि क्वीन एन मरे, वाई नॉट के पूरे कंट्री को ज्वाइन करके एक ही मुल्क बना दिया जाए, ताकि अगर कोई किंग या क्वीन ढूंढना ही पड़े तो एक ही हो, ये ना हो ना कि उसके लिए अलग इसके लिए अलग। सो दिस क्रिएटेड अनसर्टेनिटी। Yeah, the Act of Union known as the Treaty of Union in Scotland was therefore agreed in 1707, creating the Kingdom of Great Britain। तो फिर इस परेशानी के पेश नज़र 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, जिसको ट्रीटी ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड में कहते हैं, वो उसके ऊपर साइन हुआ, यानी वो एग्री किया गया, और उसके मुताबिक इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, इनको कंबाइन करके किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया। ऑल्दो स्कॉटलैंड वाज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट केप्ट इट्स लीगल सिस्टम। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि किंगडम ऑफ यूनियन वो वाला एक्ट था। एक्ट का मतलब ये होता है कि कानून, जिसके मुताबिक किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। द प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब ये पहली बार आप प्राइम मिनिस्टर का वर्ड सुन रहे हैं। When Queen Anne died in 1714, Parliament chose a German George I to be the next king because he was Anne's nearest Protestant relative। अब क्वीन एन मर गई, बच्चा कोई था ही नहीं, और अब जाहिर है कानून ये बना हुआ है कि प्रोटेस्टेंट किंग ही होगा या क्वीन होगी। तो इस मुल्क में तो उसका कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं था कि जो प्रोटेस्टेंट हो। तो जर्मन किंग जो था जॉर्ज वन, वो ही उसका रिलेटिव था जो कि प्रोटेस्टेंट था। तो उसे बुलाया गया कि आप तशरीफ लाएं यहाँ पे और आप हमारे किंग बन जाएंगे। अब इस मौके पे स्कॉटलैंड वालों ने फिर मज़ामत की। एन अटेम्प्ट बाय स्कॉटिश जैकोबाइट्स to put James's two son on the throne instead was quickly defeated। आपको पता है कि जैकोबाइट्स का वो लोग थे जो कि जेम्स को किंग समझते थे स्कॉटलैंड का। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर आप बाहर से, पहले आपने नीदरलैंड से विलियम ऑफ ऑरेंज को बुलाया और उसको बना के यहाँ किंग, अब आप जर्मनी से एक इंपोर्ट कर रहे हैं किंग, तो जो हमारा यहाँ पे स्कॉटिश किंग का बेटा है उसको क्यों ना बनाया जाए। उन्होंने बगावत की, लेकिन उनकी बगावत को भी कुचल दिया गया। जॉर्ज वन, और जॉर्ज वन जो है वो किंग बन गया। अच्छा, जॉर्ज वन डिड नॉट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश एंड इट इंक्रीज्ड हिज नीड टू रिलाई ऑन हिज मिनिस्टर्स। जॉर्ज वन को इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, जब उसको इंग्लिश नहीं आती थी तो जो उसके दरबार में लोग थे ना, वो फिर उन पर रिलाई करता था। अच्छा, कोई भी इशू करना हो, ऑर्डर करना हो, कोई डिस्कशन करनी हो, तो वो कहता था अच्छा जनाब आप बताएं, आप ही इनको समझाएं सारा कुछ। तो उसके जो मिनिस्टर होते थे ना, आगे कोर्टियर्स होते थे, दरबारी होते थे, वो फिर उसको समझाते थे कि अब आप जनाब अली आप यूँ कर लें, वो कर लें। उनमें से ज़ाहिर है फिर एक कोई होता था जो ज़्यादा होशियार, जिसको हम कहते हैं, तो उसको प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स थे लेकिन एक उनमें से इम्पोर्टेंट था, तो जिसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़। चले जब आप बताएं सारे लोग क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट मैन टू बी कॉल्ड दिस वाज सर रॉबर्ट वॉलपोल, हु वाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1721 to 1742। जो पहला शख्स प्राइम मिनिस्टर बना यानी किंग जॉर्ज के दरबार में, और जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा गया, उसका नाम सर रॉबर्ट वॉलपोल था,
और वो 1721 से 1742 तक प्राइम मिनिस्टर रहा। तो ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, इस पे आपको कोई क्वेश्चन आएगा। क्वीन एन कब मरी, उसके बाद जॉर्ज वन जो बना वो कहाँ से था, वो जर्मनी से था, ठीक है। और फिर वो क्यों प्राइम मिनिस्टर कौन था, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो कब से कब तक रहा। The rebellion of the clans. In 1745, there was another attempt to put Stuart King back on the throne in place of George I's son. Okay. अच्छा, अब ये हुआ कि जब जॉर्ज वन मरा तो उसका बेटा जॉर्ज टू को किंग बनाने की कोशिश की। एक बार फिर जो है वो स्कॉटलैंड के लोगों ने कहा कि पहले भी जेम्स जॉर्ज वन को बना दिया, हमने कोशिश की जेम्स के बेटे को, लेकिन नहीं। अब जो जॉर्ज का पोता था, उनके ग्रैंडसन जो था, चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट, बोनी प्रिंस चार्ली जिसको कहते हैं, द ग्रैंडसन ऑफ जेम्स वन, लैंडेड इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटिश के लोगों ने कहा कि आपने पहले जेम्स के बेटे को भी बनाया, अब उसका पोता है उसको बनाए। तो फिर उन्होंने जो एडवर्ड चार्ली था, या चार्ली बोनी प्रिंस चार्ली, उसको कहा कि देखो, ना तुम्हारे बाप को बनाया गया, ना तुम्हारे दादे को बनाया गया, अब हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो जाओ इंग्लैंड पे अटैक करो, वहां पे तुम, असल में तो तुम किंग हो ना, वो तो बाहर से आए हो जर्मनी से। तो ये जो बोनी प्रिंस चार्ली था, इसको भी थोड़ा सा तैश आ गया, इसने कहा हाँ ये बात सही है। ही वाज सपोर्टेड बाय क्लैंसमैन फ्रॉम स्कॉटिश हाईलैंड्स एंड रेज्ड एन आर्मी, और वो फिर स्कॉटलैंड के जो कबाइल हैं मुख्तलिफ आइलैंड्स में से, वहाँ से आर्मी तैयार की गई। Charles initially had some successes but was defeated by George II army at the Battle of Culloden in 1746. Charles escaped back to Europe. ये जो बोनी प्रिंस चार्ली था, इसने शुरू में तो अटैक जब किया, उधर से चार्ल्स टू की फौजों के साथ मुकाबला हुआ, तो शुरू में कुछ कामयाबी हुई, लेकिन फिर इसको जॉर्ज टू ने शिकस्त दी और ये वापस यूरोप भाग गया जहाँ से आया था। तो इस तरह उसका ख्वाब भी पूरा ना हो सका। The clans lost a lot of power and their influence after Culloden. So ये आपको क्वेश्चन आएगा कि जॉर्ज टू ने कौन सी बैटल में बोनी प्रिंस चार्ली को शिकस्त दी या कब दी। तो वो बैटल ऑफ कलडन है, 1746 है। तो अब क्या हुआ कि chieftains became landlords if they had the favor of the king. कलडन के बाद कबाइल का असर रसूख खत्म हो गया, ज़ाहिर है उनको शिकस्त हो गई, उनका किंग भाग गया। तो अब जो चीफ्टेंस बड़े बड़े जागीरदार थे, उन्होंने छोटे जागीरदारों की ज़मीनों पे कब्जे करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि a process began which became known as Highlands clearances. Many Scottish landlords destroyed individual small farms known as crofts. So जो बड़े बड़े जागीरदार थे, उन्होंने छोटे जागीरदारों को, छोटे ज़मींदारों की ज़मीनों पे, जिनको क्राफ्ट्स कहते थे, उन पे कब्जा कर लिया और फिर अपनी जागीरों को बढ़ा दिया ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉक्स ऑफ शीप और कैटल कर सकें। ज़ाहिर है वो कब्जा किया, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। Evictions became very common in the early 19th century. ये बहुत important sentence है। Many Scottish people left for North America at this time. तो जब छोटे ज़मींदार जो थे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो गए, और ज़ाहिर अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, और बड़े जागीरदार बदमाश बन गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये जो छोटे छोटे स्कॉटिश ज़मींदार थे, इन्होंने सोचा कि अब मुल्क से भागने की कोशिश करनी चाहिए। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे स्कॉटिश पीपल ने स्कॉटलैंड छोड़ा और उनमें से कई लोग नॉर्थ अमेरिका भी चले गए। रॉबर्ट बर्न्स, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है? नोन इन स्कॉटलैंड एज द बार्ड, रॉबर्ट बर्न्स वाज नोन एज स्कॉटिश पोएट। ये स्कॉटलैंड का पोएट था, इसको बार्ड कहते हैं। बार्ड का मतलब होता है सिंगर, गाने वाला, यानी इसकी पोएट्री बड़ी ज़बरदस्त थी। सो इसने स्कॉटिश, ही रोट इन स्कॉटिश लैंग्वेज, इंग्लिश विद सम स्कॉटिश वर्ड्स। सो उसने बोथ स्कॉटिश और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी लिखा। अब इसका सबसे जो मशहूर, ही ऑल्सो रिवर, ओके, उसका जो सबसे मशहूर बात है कि Burns' best known work is probably song Auld Lang Syne, which is sung by the people in the UK, other countries, which they are celebrating the New Year, or Hogmanay as it is called in Scotland. जब न्यू ईयर की होता है ना, जब तारीख चेंज होती है 12 बजे, नया साल शुरू होता है, तो पीछे बैकग्राउंड में गाना चलता है। वो गाना इस बंदे ने लिखा हुआ है, रॉबर्ट बर्न्स ने, दैट्स व्हाई इसको मशहूर है। और ओल्ड लैंग सिन वो गाना है। द एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट कहते हैं नए नए आइडियाज, नए ख्यालात।
During the 18th century, new ideas about politics, philosophy, and science were developed. This is called enlightenment. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनलाइटमेंट किसको कहते हैं, कि नए नए आइडियाज, ठीक है। फिर पता होना चाहिए कि ये कब हुआ, 18वीं सदी में, ठीक है। अब इसमें न्यू आइडियाज हर फील्ड में आएंगे, पॉलिटिक्स में भी आएंगे, फिलॉसफी में भी आएंगे, साइंस में भी आएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों के नामों को हाईलाइट करेंगे। एडम्स, ओके, मैनी ऑफ द ग्रेट थिंकर्स ऑफ एनलाइटमेंट वर स्कॉटिश। अच्छा, ज़्यादातर ये जो लोग थे एनलाइटमेंट के, ये स्कॉटिश थे। फॉर एग्जांपल, एडम स्मिथ जो था, उसने डेवलप्ड आइडियाज अबाउट इकोनॉमिक्स, पहली बात। डेविड ह्यूम, आइडियाज अबाउट ह्यूमन नेचर, डेविड ह्यूम ने ह्यूमन नेचर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की। Okay, scientific discoveries such as James Watt's work on steam power helped progress the industrial revolution. जेम्स वॉट ने स्टीम पावर पे काम किया, स्टीम इंजन बनाने के लिए, और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसका बड़ा किरदार है, ठीक है। ओके, सो और दूसरी बात, एक और चीज़ जो कि एनलाइटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि everyone should have the right to their own political and religious beliefs and the state should not try to dictate them. एक एनलाइटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या फीचर ये था कि हर आदमी को उसके जो सियासी और मजहबी बिलीफ्स हैं उसमें पूरा अख्तियार होना चाहिए, कि वो जिससे मर्जी सियासत में जो मर्जी उसकी सोच हो, मजहब जिसको चूज़ करे, स्टेट उसको डिक्टेट नहीं करेगी। तो ये एनलाइटमेंट का टाइम था। तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि नए नए आइडियाज़ थे, वो पुरानी चीज़ें जा रही थी, वापस ख़त्म हो रही थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब हमने ऊपर यहाँ पढ़ा है कि जेम्स वॉट ने स्टीम पावर पे काम किया, स्टीम इंजन बना, फिर स्टीम इंजन जब बना तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। बिफोर द 18th सेंचुरी एग्रीकल्चर वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये आपको ट्रू फॉल्स में आती है, कभी डेट चेंज हो जाती है, कभी होगा 17th सेंचुरी में ही हुआ, तो आपने देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फिर उसमें 18th सेंचुरी भी होना चाहिए और बिगेस्ट सोर्स ऑफ जो होना चाहिए वो एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। The Industrial Revolution was the rapid development of industry in Britain in the 18th and 19th century. कभी कभी ये आता है कि Industrial Revolution क्या है और कब हुआ। 18th और 19th century में Britain was the first country to industrialize on a large scale. It is because of the development of machinery. ये वही सारी बातें हैं। Agriculture and manufacturing goods became mechanized. Okay, things this made things more efficient and increased production. तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्यों बहुत ज़्यादा ये मुल्क तरक्की किया, क्योंकि मशीनें आ गई, मशीनों ने चीज़ों को बहुत तेज़ी से पैदा करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ गई, ज़ाहिर है फिर सेल्स बढ़ गई, पैसा आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है कि लास्ट वर्ड है कि कोल and other raw materials were needed to power the factories. Many people moved from the countryside and started working in mining and manufacturing industries. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने याद रखनी है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जाहिर है हर फैक्ट्री अब मशीन पे चलती है। तो उस ज़माने में मशीनें बिजली से नहीं चलती थी, उस ज़माने में मशीनें कोल से चलती थी, कोयला जलता था, फिर उससे स्टीम पैदा होती थी, स्टीम फिर मशीन को चलाती थी। तो एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, यानी इंडस्ट्री में, सनत में लोगों को काम मिले, और दूसरा फिर कोल माइनिंग में, जाहिर है कोयला भी तो कहीं से निकालना था, ज़मीनों में माइनिंग करके। तो इस वजह से गांव के लोग फौरन शहरों में आए, कुछ इंडस्ट्री में काम करना शुरू हो गए, कुछ माइनिंग में काम करना शुरू हो गए। सो ये सारा सिलसिला हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ बेसिमर प्रोसेस फॉर द मैस प्रोडक्शन ऑफ स्टील led to the development of ship building industry and railways. अच्छा, इस ज़माने में एक और यानी कि जो काम हुआ वो बेसिमर प्रोसेस, यानी कि एक लोहा बनाने का एक प्रोसेस भी इजाद हो गया, जिससे लोहा, स्टील, लोहे को कहते हैं, बहुत बड़ी मकदार में लोहा बना। और फिर ज़ाहिर है इनको इसमें फ़ायदा ये हुआ कि इसमें उन्होंने बहुत सारे शिप्स बनाए और रेलवे का निज़ाम। तभी बरतानिया की पूरी दुनिया पे राज करने का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इनके पास शिप्स, नेवी बहुत स्ट्रांग थी और रेलवे बहुत स्ट्रांग थी, और इन दोनों चीज़ों से क्विकली हर चीज़ हो सकती थी। तो वो क्यों हुआ कि बेसिमर प्रोसेस था, इनको लोहा बनाने का काम तरीका आ गया सही। सो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बिकेम द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिटेन। ओके, और ये
मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मेन सोर्स ऑफ होगी एम्प्लॉयमेंट पैसा कमाने के लिए। याद है आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर ज़राअत थी मेन सोर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी मेन सोर्स। तो आज का ये हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा रिचर्ड आर्कराइट, born in 1732, Arkwright originally trained and worked as a barber. 1732 में पैदा हुआ ये और ये बार्बर था, ठीक है, बाल काटता। He was able to dye hair and make wigs. इसने बाल डाई करना और विग्स बनाने का काम सीखा। तो लोग बड़े मशहूर, बड़ा हो गया, यानी कि पैसा बनाया। When wigs became less popular, he started to work in textile. फिर जब विग्स लोगों को पसंद आना कम हो गई तो फिर इसने टेक्सटाइल में काम करना शुरू कर दिया, यानी कपड़ा बनाना। He improved his original carding machine. Carding is the process, और इसकी कार्डिंग मशीन थी, ये इसकी कार्डिंग मशीन है। तो उसने कार्डिंग मशीन बनाई। फिर कार्डिंग मशीन पहले तो हाथ से चलती थी, ठीक है, बहुत थोड़ा धागा बनता था दिन में। फिर ऊपर से आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो फिर इसने कार्डिंग को प्रोसेस को जो है वो मशीन पे डाल दिया। वो पहले हॉर्स ड्रिवन होती थी स्पिनिंग मिल, और फिर उसने उसको मशीन पे डाल दिया। दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर इससे धागा बहुत तेजी से बना, जाहिर है बहुत ज़्यादा धागा होगा तो बहुत ज़्यादा कपड़ा बनेगा, यानी आप ये देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेटर ही यूज्ड द स्टीम इंजन टू पावर मशीनरी। Arkwright particularly remembered is remembered for efficient and profitable way he ran his factories, और फिर बाद में ये फैक्ट्रीज का ओनर हो गया। तो देखिए पहले वो धागा होते थे ना, गांव में आपने देखा होगा, अगर आप लोग कभी गांव से हैं या उसको समझते हैं, तो लोग वो सारा दिन घुमाते रहते थे धागा बनाने के लिए, और लेट से 1 किलो धागा बनाया, लेकिन फिर उसने ये मशीन को जब स्टीम के ऊपर डाला तो बहुत ज़्यादा धागा बनाना शुरू हुआ, टेक्सटाइल बना, कपड़ा हुआ। तो इस तरह फिर जाहिर है फिर ये कि मशीन तो नहीं होगी ना, फिर उसने बहुत सारी मशीनें और बनाई और पूरा फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मालिक हो गया। तो इस तरह ये अब हम इसमें ये पढ़ा है आज के लेसन में कि किस तरह ब्रिटेन जो है वो तरक्की की तरफ तेज़ी से मूव कर रहा है और ग्लोबल पावर बनेगा कैसे, ठीक है। सो आज का हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस इस चीज़ को पढ़ते जाएं, समझते जाएं, और फिर साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करें, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, बाय।